सो लास्ट वीक इंडियन मार्केट ने वीकली टाइम फ्रेम पे एक नेगेटिव क्लोजिंग दी है और जो प्राइस एक्शन से हमें डर लग रहा था कि भाई दो पिन बार कैंडल बनी थी और उसके नीचे क्लोजिंग ना आ जाए, वो हो चुका है। फ्राइडे के दिन हमें थोड़ी रिकवरी और फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बाइंग जरूर देखने मिली, बट ओवरऑल अगर आप लार्जर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो वी आर इन अ ब्रेकडाउन फेस और निफ्टी 50 ने 25,500 के नीचे क्लोजिंग दे दी है। तो अब क्या रहेंगे अगले इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, कौन से सेक्टर्स मार्केट को लीड कर रहे हैं, कौन से सेक्टर्स मार्केट को लैग कर रहे हैं, ओवरऑल फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बाइंग सेलिंग कैसी है एंड ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस, ये पूरा कर लेते हैं इस वीडियो में। क्या हाल चाल इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है गौरव शर्मा, एक स्टॉक मार्केट एनालिस्ट, और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डोजी। सो ये था मेजर साइन ऑफ कंसर्न। अगर लास्ट वीक अगर आप इस सीरीज को फॉलो करते हो, हर वीक में मैं एक एनालिसिस वीडियो ऐसे शेयर करता हूँ। सो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है, हम पिछले 2 वीक से इस डेटा को ट्रैक कर रहे हैं कि भाई ये जो 2 वीक पहले एक पिन बार कैंडल बनी थी, उसका लो अगर ब्रेक होता है तो हम इसे एक नेगेटिव प्राइस एक्शन कहते हैं, एक रिवर्सल कहते हैं। सो अगले वीक बेसिकली नेक्स्ट वीक जो पिछला वीक था, अभी तो 2 वीक के बाद में अभी जो एक वीक उसके बाद में जो हुआ था, आई होप आप समझ रहे हो, 27 अक्टूबर को, जो अक्टूबर का लास्ट वीक था, यहाँ पे फिर एक बार हमें पिन बार कैंडल फॉर्मेशन देखने मिला, लेकिन प्रीवियस स्विंग लो दोनों का ब्रेक नहीं हुआ था। तो अभी भी एक चीज कंफर्मेशन के लिए बचती थी, बट ओवरऑल अगले वीक में, जो कि ये करंट वीक था, आप देख सकते हो नवंबर का फर्स्ट वीक जो था, यहाँ पे हमें एक नेगेटिव क्लोजिंग देखने मिल चुकी है। तो जैसे ही प्रीवियस स्विंग लो टूट जाता है तो इसे कंफर्मेशन कहा जाता है कि भाई जो ट्रेंड है एक्चुअली रिवर्स हो चुका है। तो मार्केट में बुलिश सेंटिमेंट थोड़ा लेट आएगा। अब बुलिश सेंटीमेंट कब आएगा, इसके लिए हमें इंट्राडे टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना चाहिए। 30 मिनट टाइम फ्रेम पे हम चार्ट को शिफ्ट करते हैं। सो ये जो दो लेवल मैंने मार्क किया था पिछले के पिछले वीक में, अब मैं उन्हें डिलीट कर दूंगा क्योंकि इन लेवल का काम हो गया है। ये लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग आनी थी डेली, वीकली, 30 मिनट, कोई भी टाइम फ्रेम पे, तो आपको एक बेरिश रिवर्सल दिखता था जो कि हमें दिख गया। तो अब इन लेवल्स को हम डिलीट कर देंगे। अब देखते हैं कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई कहां तक के मार्केट रिट्रेस कर सकता है। तो आपको कहीं ना कहीं ये डबल टॉप सा पैटर्न दिख रहा होगा, जिसका कहीं ना कहीं टेक्निकल टारगेट अचीव भी हो गया है। अगर मैं आपको दिखाऊं, डबल टॉप का टारगेट कुछ इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, डबल टॉप का, सॉरी। तो ये आपने डेप्थ ऑफ कंसोलिडेशन मेजर किया, और जैसे ही डबल टॉप का टारगेट अचीव हुआ था, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो, तो तुरंत मार्केट में एक शार्प रिवर्सल हमें देखने मिला। सो फ्राइडे के दिन हुआ क्या था, डबल टॉप का टारगेट जैसे ही अचीव हुआ, मार्केट में तुरंत एक बाइंग आ गई। बट इस बाइंग का ये मतलब नहीं होता है कि अब मार्केट बुलिश फेज में आ चुका है। तो ये तो था डबल टॉप के बारे में थोड़ी सी कहानी। अब हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि भाई किस पॉइंट पे एक्चुअली हम कहेंगे कि भाई मार्केट में थोड़ा बहुत बुलिश सेंटीमेंट रिवर्स, लाइक बुलिश सेंटीमेंट वापस आया है। तो हम स्विंग हाई से स्विंग लो पे फिबोनाची लगाएंगे। यहाँ पे हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज कर रहे हैं, लेकिन डाउन ट्रेंड के लिए। अभी तक तो 30% रिट्रेसमेंट भी नहीं हुआ है। सो अभी भी हम बिल्कुल फ्राइडे की क्लोजिंग को ऐसा ऑप्टिमिस्टिक वे में नहीं देख सकते। एंड एग्जैक्ट बुलिश व्यू जो आएगा वो 25,800 के ऊपर आएगा। तो पिछले वीक मैंने आपको बोला था कि भाई जब तक 26,100 के ऊपर नहीं मार्केट चले जाता है, तब तक बुलिश रिवर्सल नहीं आएगा। इस वीक वो नंबर अब थोड़ा नीचे आ जाएगा, क्योंकि मार्केट गिरा है तो रिवर्सल का नंबर भी नीचे आता है। अब ये लकीर हम खींच के रखेंगे। 25,800 के ऊपर में अगर 30 मिनट टाइम फ्रेम का प्रॉपर प्राइस एक्शन से ब्रेकआउट होता है, प्रॉपर प्राइस एक्शन मतलब गैप अप होके नहीं, पूरी की पूरी इस तरीके से बेसिकली कि भाई मार्केट सिस्टमैटिकली जैसे गिरा था ना, जैसे मार्केट ऐसे, जैसे यहाँ पे भी देखो मार्केट गैप अप हो गया था, गैप अप हो गया था, तो ऐसे ब्रेकआउट सस्टेनेबल नहीं होते। तो अल्टीमेटली उन गैप्स को फिल कर दिया मार्केट ने। अगर प्रॉपर प्राइस एक्शन से हर एक प्राइस पे थोड़ी बहुत ट्रेडिंग करते हुए 25,800 के ऊपर मार्केट जाएगा, तो हम बोलेंगे कि बैरिश नेचर खत्म हो चुका है। एज ऑफ टुडे वी आर स्टिल इन अ डाउन ट्रेंडिंग मार्केट। आपको ट्रेंड पे दिख भी रहा होगा, लोअर लो लोअर हाई फॉर्मेशन है। तो डोंट बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक येट। तो बेटर वैल्यूएशन मिलेगी, बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर आप मेरा फ्री टेलीग्राम देखते हो तो आपको पता होगा कि जैसे ही ये ब्रेकडाउन हुआ था, मैंने अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी। आई बिलीव ये लास्ट फ्राइडे ही था। एंड अब लोअर लेवल पे मुझे फिर फ्राइडे, बेसिकली लोअर लेवल पे मुझे इन्वेस्टमेंट करने मिला, तो मैं थोड़ी थोड़ी पोजीशन बना रहा हूँ। अभी भी पूरी पोजीशंस मैंने कैप्चर नहीं की है। दिस इज डन, दिस इज द निफ्टी 50 एनालिसिस। अब अगले सपोर्ट की बात करें तो देखो, सबसे पहला सपोर्ट तो 25,400 का ही है, जो हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो 25,200 फॉलोड बाय द मेजर सपोर्ट ऑफ 25,000। आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर 25,000 पे पुट हुआ है, सबसे ज्यादा देखने मिले हमें। पर ठीक है, ये तो हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगले वीक के लिए आई बिलीव इतने लेवल ठीक है। आई डोंट एक्सपेक्ट कि भाई बहुत बड़ा ब्रेकडाउन आ जाएगा और 25,000 भी टूट जाए। अगर वो होता है तो 24,800 का लेवल भी आपको ध्यान में रखना है। बट एकदम से एक वीक में इतना लेवल टूटना थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं होता है। रिवर्सल के लिए अगेन मैंने गलती से डिलीट कर दिया था। 25,800 के ऊपर में अगर मार्केट जाता है, पहली बात तो अगला रेजिस्टेंस हमारा 25,600 का रहेगा। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो 25,800 विल बी द नेक्स्ट रेजिस्टेंस। इसको टच भी कर लेता है तो हम बोलेंगे कि बेरिश सेंटीमेंट कम हो गया है। पर अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे, बहुत बढ़िया, बुल मार्केट रिज्यूम करेगा, विच इज गुड। आई बिलीव बुल मार्केट में एक चैलेंज है अभी, बिहार इलेक्शंस। अभी तक ऐसा कोई पॉजिटिव न्यूज आनी बची नहीं है। जो भी ट्रेड पॉलिसीज थी, जो भी हमारा जितने भी बेसिकली अनसर्टेनिटी थी ना, अभी भी वो बरकरार है। द पॉजिटिव न्यूज दैट कैन कम इज मे बी फ्रॉम बिहार इलेक्शन।
जो भी हो, अगर बीजेपी जीतती है तो मार्केट टेक्स इट इन अ पॉजिटिव वे। सो लेट अस होप कि वैसा हो। एंड अदर इनफैक्ट इलेक्शन के रिजल्ट्स हमने उस तरह से नहीं होप करने चाहिए, व्हाटएवर इज बेस्ट फॉर बिहार वो होना चाहिए। बट ओवरऑल जनरली बीजेपी जब जीतती है तो हमें एक मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने मिलता है। ऑल्दो ओवरऑल लॉन्ग रन में फंडामेंटल्स ही काम करते हैं। आपको याद होगा पिछले साल जब बीजेपी जीती थी तो अमित शाह ने बोला भी था कि मार्केट शूटअप करेगा, तो शूटअप करके वापस उस लेवल पे नीचे चले भी गया था। तो अल्टीमेटली फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स ही काम करते हैं। बट फिलहाल हमें एक पॉजिटिव वो चाहिए, ट्रिगर, राइट? तो वो बिहार इलेक्शन से हमें मिल सकता है। अदरवाइज एज सच कुछ बड़ी कोई इवेंट नहीं है, बड़ा कोई न्यूज़ नहीं है। अर्निंग्स ओके ओके आ रही है। चलिए बैंक निफ्टी का एनालिसिस भी कर लेते हैं एज वी आर स्पीकिंग अबाउट दिस। सो बैंक निफ्टी में भी आपको देखिए कि रिवर्सल तो अभी भी नहीं है, लोअर लो लोअर हाई फॉर्मेशन ही है। इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट से रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एरिया से एक अच्छा बेसिकली रिवर्सल भी दिखाया है। अब बैंक निफ्टी ने टेक्निकली एक लाल क्लोजिंग नहीं दी है, विच इज स्टिल गुड। बट आपको याद होगा कि बुलिश लेवल्स जो है हमारे अभी भी वो अचीव नहीं हुए। तो बैंक निफ्टी के अगर सपोर्ट लेवल्स की बात करें, ओवरऑल ये स्ट्रक्चर थोड़ा अच्छा दिख रहा है, ठीक है। अगर आप देखोगे ना तो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर थोड़ा बेटर है कंपेयर टू निफ्टी। निफ्टी अपने ऑल टाइम ऐसे रिजेक्शन ले रहा है, जबकि ये ब्रेकआउट दे के सस्टेन कर रहा है। तो लगातार 3 वीक इसमें कंसोलिडेशन था, जबकि निफ्टी 50 में ब्रेकडाउन था। लास्ट वीक भी मैंने बोला था कि बैंक निफ्टी इज लुकिंग बेटर। अब टेक्निकल्स के बेसिस पे अगर देखेंगे, सो इसका अगला रेजिस्टेंस रहेगा बुलिश व्यू अगर आप लेते हो तो 58 200 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, फॉलोड बाय सीधा ऑल टाइम हाई। अगर सपोर्ट की बात करें, वैसे तो अगर ब्रेक हो जाता है तो वैसे अपने आप में एक दिक्कत की बात रहेगी। बैंक निफ्टी निफ्टी का सबसे बड़ा इंडेक्स है बेसिकली। निफ्टी 50 में बैंकिंग सेक्टर का सबसे ज़्यादा वेटेज है। तो अगर बैंक निफ्टी गिरता है, देखो यहाँ पे गैप भी है, अगर बैंक निफ्टी गिरता है तो सीधा 56,000 का लेवल रहेगा, जो कि कितना फॉल है? ओह! 2% का फॉल, मतलब बैंक निफ्टी गिरेगा और इंडेक्स निफ्टी नहीं गिरेगा, ऐसा हो नहीं सकता है। सो इन दैट सिनेरियो दैट वुड बी अ बेयरिश सिनेरियो, ठीक है। बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से लेवल पे आप थोड़ा और अक्यूमुलेशन कर सकते हो। तो 56,400 इज़ अ सपोर्ट लेवल फॉर बैंक निफ्टी। एंड ब्रेकआउट आएगा आपका, बेसिकली रिवर्सल आएगा 58 200 के ऊपर में। ये लेवल्स आई होप आप भी मार्क करते हो अपने चार्ट पे, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जैक्ट कैसे ट्रेड करना है, इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप करते हो या फिर कहीं न कहीं इन्वेस्टिंग भी आप करते हो ना, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो जैसे कि आपने निफ्टी पे देखा था कि हम भाई थोड़ा ऊपर के लेवल पे रिवर्सल आए तो प्रॉफिट बुक कर पाए थे। फिर वहाँ से मार्केट 2% नीचे गिरा तो हम थोड़ा-सा कैपिटल डिप्लॉय कर पाए। तो ओवरऑल आरओआई में क्या होता है, हमारा कैपिटल 2% गिरा कम, और फिर जब मार्केट अब बढ़ेगा तो 2% ज़्यादा बढ़ेगा, 2 ढाई परसेंट ज़्यादा बढ़ेगा। तो ऐसे करके हमने ओवरऑल इंडेक्स के ऊपर में 3-4% का अल्फा जनरेट किया। तो यही छोटी-मोटी चीज़ें होती है जो आपको ओवरऑल एक बेटर इन्वेस्टर बनाती है, इसलिए ये सब चीज़ें सीखना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं कि ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस क्या बोलता है। सो ये रहा वीकली ओपन इंटरेस्ट। आपको पिछली बार भी याद होगा कि भाई कॉल साइड के बार्स बहुत सारे एकदम ऊंचे-ऊंचे बार्स थे, मतलब कॉल राइटिंग ढेर सारी हो रही है। मैं मंथली टाइम फ्रेम पे भी इसका एनालिसिस करूँगा, अभी अच्छा ओआई डेवलप हो चुका है। अभी भी अगर हम देखेंगे तो कॉल ओआई सबसे ज़्यादा है। ओपन इंटरेस्ट मतलब ऑप्शन सेलर की ओपन पोजीशन। तो जितने ऊपर जितने टॉल बार्स रहेंगे उतना ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट होता है, मतलब उतने ज़्यादा ऑर्डर्स ओपन है। एंड कॉल सेलिंग का मतलब होता है बेयरिश ऑर्डर्स। तो सबसे बड़ा बेयरिश प्लेसमेंट कहाँ पर है? 26,000 पे। तो 26,000 का लेवल सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है अगले वीक के लिए, मतलब ट्यूसडे तक के लिए, 11 तारीख के लिए। सबसे इमीडिएट रेजिस्टेंस है 25,700। सपोर्ट की अगर बात करी जाए तो 25 ओ 25 20, हाँ, या हमें 25,000 ही देखना था इनफैक्ट। तो सबसे ज़्यादा कॉल हुआ है इनफैक्ट 25,000 पे नहीं है, 25,300 पे पुट हुआ है, सॉरी। पुट हुआ है मतलब बुलिश पोजीशंस। सो एट द मनी पे बेसिकली 25,500 के आसपास में अभी निफ्टी जो है वो 25,490 समथिंग पे है। 25,490 या उस नंबर पे। तो ऑलमोस्ट 25,500 आता है। तो एट द मनी पे नॉन डायरेक्शनल पोजीशंस अच्छी खासी है। बेसिकली कॉल और पुट दोनों सेल किए हुए हैं। लेकिन अगर सपोर्ट की बात करें तो 25,400 एंड सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 25,300 पे है। 25,000 में भी अच्छा खासा हुआ है, बट क्योंकि सिर्फ 2 दिन बचे इसलिए शायद से एक्सपायरी सिलेक्ट नहीं की है ट्रेडर्स ने। चलिए मंथली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। या सो मंथली टाइम फ्रेम पे एज वी एक्सपेक्टेड 25,000 हैज द लार्जेस्ट पुट ओआई, मतलब सबसे बड़ा सपोर्ट इस महीने के लिए 25,000 का लेवल रहेगा। एट द मनी पे बढ़िया से नॉन डायरेक्शनल पोजीशन है। मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो पुट ओआई ज्यादा है। मतलब ओवरऑल मंथ की जब बात करी जाए तो 25,500 को एक अच्छा सपोर्ट माना जा रहा है बाय ऑप्शन सेलर्स। एंड अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 26,000 एक क्लियर रेजिस्टेंस है। तो ये दोनों टाइम फ्रेम पे हमने बेसिकली ओवरऑल पिक्चर और वीकली पिक्चर दोनों को हमने एक बार एनालिसिस किया। चलिए अब देख लेते हैं कि इंडेक्स पे फॉरेन इंस्टीट्यूशन की ओपन पोजीशन बुलिश है या बेरिश। सो ये रहा एफआईआई की ओपन इंटरेस्ट का पोजीशन डेटा। ये 30th वीक है जब हम इस डेटा को लगातार ट्रैक कर रहे हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की लॉन्ग पोजीशन जो है, एफआईआई की लॉन्ग पोजीशन बेसिकली ऑन इंडेक्स फ्यूचर ओआई बोलते हैं इसको। आप अब यहाँ देख सकते हो कि 13% इंडेक्स पे लॉन्ग पोजीशन है एंड 86% शॉर्ट पोजीशन है। क्लियरली ये कोई बुलिश नेचर नहीं है, राइट। ये हमें हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड कि भाई मार्केट में एग्रेसिव बुलिश नेचर नहीं है। आपको प्रॉफिट बुकिंग कंसिडर करना चाहिए। ब्रेकआउट से हम अभी दूर है। तो ये सब इंटरप्रिटेशन जो डेटा डेटा बैक एनालिसिस है, इसमें हम कोई न्यूज़ वगैरह नहीं देखते। चलिए पिछले वीक अगर देखेंगे तो भाई ये 16% पे था।
मतलब इंडेक्स पे लॉन्ग पोजीशन 16% थी, इस वीक ये कम हुई है, मार्केट भी गिरा है, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशंस आर स्टिल नॉट बुलिश ऑन इंडियन मार्केट। इंडियन इक्विटीज पे अभी भी थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट ही चल रहा है। एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को अगर एग्जिट लेना है तो उनको हायर प्राइस पे अच्छे एग्जिट मिलते हैं, राइट? महंगा बेचना चाहेंगे वो, तो उनको ऑलमोस्ट 26,000 का लेवल मिला था, तो क्यों नहीं बेचेंगे? तो उन्होंने वो किया भी। सो दैट इज अनदर रीजन व्हाई यू कैन नॉट बी ऑप्टिमिस्टिक ऑन द मार्केट थ्रू आउट, एंड इसलिए प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। कई बार इन्वेस्टर्स को लगता है कि सिर्फ खरीदते रहो, बट ये डेटा वगैरह आपको हेल्प करता है ना कि भाई एटलीस्ट थोड़ा प्रॉफिट बुक करोगे, और थोड़ा सा भी नीचे अगर परचेस करते हो, मतलब अगर सिर्फ 2-3% का भी अल्फा जनरेट कर पाते हो, तो आप इंडेक्स को तो बहुत अच्छे से बीट करते हो ना। जहां मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड्स बेंचमार्क इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पाते, आप बस ऐसे डेटा के मदद से ओवरऑल म्यूचुअल फंड्स को और इंडेक्स को दोनों को बीट कर पाओगे। दैट इज हाउ यू जनरेट अल्फा। चलिए अब देखते हैं कैश मार्केट पे फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने क्या किया है। ये रहा पिछले वीक का डेटा। एक दिन ऑफ था बेसिकली मार्केट में, तो इस वीक में हमें 4 ट्रेडिंग सेशन देखने मिले। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो भाई मार्केट में सेलिंग एंड फाइनल एक फ्राइडे के दिन हमें बाइंग देखने मिली। ओवरऑल नेट फिगर सेलिंग का ही है, सो कोई हम ऑप्टिमिस्टिक व्यू इसमें भी ले नहीं सकते। अगर आप ओवरऑल मंथली देखोगे ना, तो एफआईआईएस का ये फिगर भी इस महीने भी अभी तक सेलिंग का ही चल रहा है। बेसिकली पिछले हफ्ते उन्होंने नेट सेलिंग ही करी है, विच इज अ साइन ऑफ कंसर्न। जब तक कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन इंडियन मार्केट में लगातार बाइंग नहीं करे, लगातार 3 दिन की अच्छे से बाइंग ना करे, तब तक भी बुलिश रिवर्सल नहीं आता है। देखो, मैं आपको पिछले वीक भी ये कॉन्सेप्ट बताया था, इस वीक फिर से बता देता हूं मैं आपको। एफआईआईज आर अनकंडीशनल बायर्स। आप एसआईपी करते हो, वो पैसे मार्केट में डालेंगे ही, और इन्वेस्टर्स इतने अवेयर नहीं होते कि भाई एसआईपी रोक दे, एसआईपी कम कर दे। तो डीआईआईएस का काम है कॉन्स्टेंटली बाइंग करना। बट कौन मार्केट में वॉलेटिलिटी बनाता है? एक तो रिटेल इन्वेस्टर्स जो कि बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं है, हम जो न्यूज़ दिखती है उसके बेसिस पे बाइंग सेलिंग करते हैं। और दूसरे होते हैं एफआईआईस, जिनके जो क्यूआईबीज है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स है, इनके पास में ऑलरेडी एनालिसिस की टीम होती है। तो ये लोग को दिखता है कि भाई मार्केट ओवर वैल्यूड हो गया तो प्रॉफिट बुकिंग करो। तो काफी दिन से वैसे तो खैर वो तो सेलिंग ही कर रहे हैं। सो एनीवेज, अगर ये डेटा को कंक्लूड करना रहेगा तो आई वुड स्टिल से कि एफआईआई डेटा अभी भी ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। दे आर स्टिल सेलिंग इन इंडियन मार्केट्स। चलिए अब देख लेते हैं कि कौन से सेक्टर्स ने मार्केट को लीड किया है और कौन से सेक्टर्स ने मार्केट को लैग किया है। ये रहा सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस। लास्ट वीक हमने मंथली एनालिसिस किया था, अब हम वीकली एनालिसिस करेंगे। पीएसयू बैंक स्टिल लीडिंग, वेरी गुड। हम आपको अगर पता होगा तो हम काफी दिनों से पीएसयू बैंक्स के ऊपर में बुलिश चल रहे हैं। हम अपने पोजीशंस भी उस पे बना रहे हैं, आपने फ्री टेलीग्राम पे देखा भी होगा। एंड अब पीएसयू बैंक्स पे आप देख रहे हो कि अभी भी वो एक ही, इनफैक्ट सिर्फ एक ही इंडेक्स था जो एकदम ऑप्टिमिस्टिक क्लोजिंग दे पाया। सो बैंकिंग सेक्टर स्टिल लुक स्ट्रॉन्ग। हमारा दूसरा जो मेन सेक्टर था वो था मेटल। मेटल में पिछले वीक में हमें करेक्शन देखने मिला, एंड फ्राइडे के दिन उसमें एक रिवर्सल, मतलब रिवर्सल नहीं बोलूंगा, फ्राइडे के दिन हमें उसमें एक पॉजिटिव क्लोजिंग भी देखने मिली। नॉट अ पॉजिटिव क्लोजिंग इन फैक्ट, सॉरी। बेसिकली गिरावट जो हुई थी, काफी ज्यादा गिरावट हुई थी, उसमें थोड़ी सी रिकवरी देखने मिली। पॉजिटिव क्लोजिंग मतलब जो प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर में क्लोजिंग आ जाए, जो कि आपको पीएसयू इंडेक्स पे देखने में मिलेगा। सो लास्ट वीक फार्मा सेक्टर ने ऑल दो नेगेटिव क्लोजिंग दी थी, बट निफ्टी से कम गिरा था, तो निफ्टी 0.89% गिरा था। तो जो भी इंडेक्स निफ्टी से कम गिरते हैं ना, आप उन्हें बोल सकते हो कि उनमें सेलिंग कम हो रही है। और कौन से सेक्टर थे भाई जिन्होंने मार्केट को एकदम से पीछे खींच लिया? मीडिया इंडेक्स, बट हम उसे इतना डिस्कस नहीं करते। मीडिया इंडस्ट्री में वैसे भी थोड़ा एक गिरती हुई इंडस्ट्री है वो। एंड ओवरऑल अगर देखें हम, कंज्यूमर ड्यूरेबल में हमें अच्छी पिटाई देखने मिली। पीएससी इंडेक्स में, सरकारी स्टॉक्स में हमें पिटाई देखने मिली, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी पिटाई देखने मिली। एंड मेटल में तो खैर हम पिटाई नहीं बोलेंगे, एकदम से प्रॉफिट बुकिंग हुई है। बट अगेन मतलब हमें फिर भी चार्ट देखना पड़ेगा कि भाई नेगेटिव रिवर्सल तो नहीं आ गया। तो लेट्स डू दैट नाउ। ये रहा मेटल इंडेक्स का चार्ट। मेटल इंडेक्स ने बेसिकली, ये तो बहुत अच्छी क्लोजिंग है इनफैक्ट, दिस इज क्वाइट नाइस। देखो हुआ क्या है, मेटल इंडेक्स में एक ब्रेकआउट आया है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि भाई ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई था। देखो इस लेवल पे प्रीवियस ऑल टाइम हाई था। एक कंसोलिडेशन आया, काफी अच्छा खासा कंसोलिडेशन था 2024, या फिर इनफैक्ट हाँ, मई 2024 से लेकर लगभग 1.5 साल का, 1-1.5 साल का कंसोलिडेशन आया। एक ब्रेकआउट आया और फिर यहाँ पे आपको एक रीटेस्ट देखने मिल रहा है। दिस इज वेरी गुड इनफैक्ट। सो टेक्निकली सीधा ब्रेकआउट नहीं होता है, ब्रेकआउट के बाद में एक रीटेस्ट आता है, तो फिर नेक्स्ट बाइंग आती है। दिस इज लुकिंग नाइस। तो अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन करता है, तो देखो पहले तो इसका स्टॉप लॉस मेजर करके रख लेते हैं कि भाई ये एक और ये एक। बेसिकली अगर ये दोनों लो, अगर इंडेक्स, मेटल इंडेक्स तोड़ देता है, तो हम बोलेंगे कि भाई ये फेक आउट था। मेटल इंडेक्स में फिर से बेरिश नेचर आ जाएगा, इनफैक्ट फिर अच्छी खासी करेक्शन आ सकती है। बट अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन करता है एंड मार्केट या फिर मेटल इंडेक्स इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे देता है 10,800 के ऊपर में, तो मेटल इंडेक्स में मस्त बुलिश नेचर आ सकता है, बिकॉज ब्रेकआउट भी हो गया, रिटेस्ट भी हो गया। तो ओवरऑल आपको भी पता है इसका टारगेट कैसे मेजर करना है। एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसका टारगेट कैसे मेजर किया जाता है, एंड आप मुझे ये भी बताइए कि इसका टारगेट कितना आएगा। कमेंट्स में आप लिखिए। अगर आपका जवाब सही सही रहेगा तो मैं उसे पिन भी कर दूंगा और लाइक भी कर दूंगा। तो ये था मेटल इंडेक्स एनालिसिस, इट इज लुकिंग क्वाइट नाइस। एंड निफ्टी पीएसयू का भी एक बार देख लेते हैं, पीएसयू बैंक्स का बेसिकली। तो पीएसयू बैंक्स भी अपना मस्त ऊपर ऊपर चल रहे हैं। इसमें रीटेस्ट पहले ही हो गया था, राइट? यूसी
ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ और फिर अब वो ऊपर-ऊपर बढ़ रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे तो ये तो काफ़ी अच्छा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है ये सेक्टर। सो इसमें मोमेंटम तो डेफिनिटली है। जनरली अब देखो मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ ऐसे, पर जनरली मोमेंटम जब ट्रेड करते हैं तो ना 9 ईएमए वगैरह लगा के इसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। तो आपके जो पीएसयू के फेवरेट स्टॉक्स है, 9 ईएमए के पास में आते हैं तो आप उनको कलेक्ट करो, फिर आप स्विंग कर सकते हो। एक जनरल स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी है। ये स्ट्रैटेजी मैं खुद ज़्यादा फॉलो नहीं करता हूँ, बट एक जनरल एक आपको अगर आपको मोमेंटम ट्रेडिंग करनी होती है, प्राइस एक्शन का स्किल आपके पास में नहीं है, बाय द डिप वगैरह के लिए फिबोनाची का स्किल लगता है, अगर ये नहीं है तो आप फिर भी 9 ईएमए को यूज़ कर सकते हो। जो सेक्टर एकदम बुलिश होते हैं ना, वो जनरली 9 ईएमए के ऊपर-ऊपर रहते हैं, जब तक वो यूफोरिया में रहते हैं। तो अभी तो निफ्टी पीएसयू एंड निफ्टी मेटल आल्सो दे आर लुकिंग क्वाइट नाइस। सो बिफोर आई गिव यू द ओवरऑल समरी, एक बार निफ्टी 50 का पीई रेशियो भी चेक कर लेते हैं। तो ये रहा निफ्टी 50 का चार्ट। इसके पीई रेशियो पे अगर हम आएंगे और 3 ईयर टाइम फ्रेम पे मूव करेंगे, तो अभी आपको दिख रहा होगा कि निफ्टी इज अबाउट टू हिट फेयर वैल्यूएशन। अंडर वैल्यूड तो निफ्टी अभी भी बिल्कुल नहीं है। अर्निंग्स ठीक है, ये देखो अर्निंग्स में लगभग 11% का एबिटडा ग्रोथ आया है। अच्छी बात है। अर्निंग पर शेयर थोड़ा 10-11% अगर बढ़ता है तो वैल्यूएशन 10% कम हो जाती है, विच इज नाइस। मार्केट 2-3% गिर गया, इवन बेटर, राइट? वैल्यूएशन गेट्स इवन मोर अट्रैक्टिव। तो अभी निफ्टी का पी आपको दिख रहा होगा कि फेयर वैल्यूएशन पे है। अगर अंडर वैल्यूड हो जाता है, बेसिकली 21 के रेंज में आता है, तो आप अच्छे से अपनी एसआईपी को स्टेप अप कर सकते हो। आपको याद होगा 3-4 हफ्ते पहले मैंने बोला था कि भाई अपनी एसआईपीज को स्टेप अप मत करो, बल्कि इन्वेस्ट मत करो। अगर थोड़ा सा भी मार्केट गिरता है तो आपको ये अपॉर्चुनिटी वापस मिलेगी कि यू कैन स्टिल इन्वेस्ट। एंड अब क्या हो गया है, सॉरी, निफ्टी का अगर आप चार्ट देखो, ये ओवरऑल इंडियन मार्केट्स है। इंडियन मार्केट्स का ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर आप देखते हो, इसमें मैं सारी ड्राइंग्स हटा देता हूँ। सो वी आर इनटू कंसोलिडेशन सिंस 400 डेज नाउ। सो दिस इज गुड इनफ। तो अगर 50-60 दिन और कंसोलिडेट होता है तो 450 दिन वगैरह कंसोलिडेशन ऐसे हो जाएगा। फिर अगर ब्रेकआउट आता है ना, तो ये बहुत सस्टेनेबल रहेगा। सो इस क्वार्टर में अगर कंसोलिडेशन होता है तो ये बहुत हाइजीनिक चीज रहेगी, ताकि आप अच्छे से पोजीशंस को बिल्ड कर पाओ और फिर अगले क्वार्टर से आप थोड़ा सा बुलिश व्यू लेके रख सकते हो। अगर अभी ब्रेकआउट आएगा तो निफ्टी एट बेस्ट 28,000 का लेवल टच करेगा, बट अगर एक और अगले अर्निंग्स तक ब्रेकआउट आता है तो 30,000 का टारगेट डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, जिसके लिए जो एक्चुअली बेटर है, राइट? अगर 28,000 जाके फिर गिर जाए तो आपको बहुत अच्छी प्रॉफिट बुकिंग करने नहीं मिलेगी। सो अल्टीमेटली व्हाट आई वांट माय व्यूअर्स टू बी साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड इज कि डोंट इन्वेस्ट फॉर निफ्टी टू ब्रेकआउट, इन्वेस्ट फॉर निफ्टी टू रीच 30,000। आपको पता है निफ्टी 50 का टारगेट एक्चुअली 30,000 निकल के आएगा, बहुत सूनर देन लेटर वो ये टारगेट अचीव होने ही वाला है। तो आज मैं ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूंगा या आज मैं ऐसे इंडेक्स में इन्वेस्ट करूंगा जो निफ्टी के 30,000 के रैली में जरूर पार्टिसिपेट करेंगे और हो सकता है निफ्टी पे थोड़ा अल्फा भी जनरेट करके दे। इसलिए अगर अभी मार्केट थोड़ा बहुत गिरता भी है ना, तो टेंशन मत लो, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी टू कलेक्ट मोर स्टॉक्स, बिकॉज हमारा टारगेट 26,200 का ब्रेकआउट नहीं है, हमारा टारगेट है 30,000। सो ये कुछ इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी है जो ऐसे वीकली एनालिसिस वीडियो में मैं शेयर करते रहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक जरूर करना, यहाँ तक देख लिया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।